अकेली हो तुम? ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है ना? रिकॉर्ड हो रही है ना? थोड़ी देर में ले जाएं, ये भी ले जाएं। रात भर चला है। हेलो दीपिका, यस मैम। कल का एग्जाम का टाइम क्या रहेगा? 2 o'clock। सभी को हेलो, नमस्ते, जय जिनेन्द्र। नमस्ते अंजलि, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अंजलि। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। हेलो दीपिका। हाय मैम, हाय। क्यों दीपिका, जय जिनेन्द्र तो सीख ही गई होगी। देखो, जो भी किरण फाउंडेशन से जुड़ेगा उसको जय जिनेन्द्र तो सीखना ही होगा। इसके बाद, ये एग्जाम होने के बाद फिर हम लोगों के लिए कौन सी क्लास ला रहे हैं आप? कुछ आइडिया है? मैम एक्चुअली मेरा सिर्फ 1 month का इंटर्नशिप था, तो इसके बाद आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। ओके, लेकिन यार तुम जुड़े रहना हम लोगों से, है ना? यस मैम। सही बात है, कभी किसी को जरूरत पड़ जाती है तो दीपिका से मदद ली जा सकती है। यस मैम, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू। क्या रहेगा कल का टाइमिंग, क्या रहेगा? सॉरी मैम, कल एग्जाम का टाइमिंग क्या रहेगा? मैम 2 o'clock, 2 o'clock। ओके, थैंक यू। या
आप सभी को थोड़ी खुशी भी होगी कि आज क्लास का आखिरी दिन है, तो अब कल से मतलब पढ़ाई नहीं करना है। नहीं यार अंजलि, मेरे साथ तो उल्टा है। हाँ। मुझे अब ये लग रहा है क्योंकि ये हैबिट हो जाती है ना फिर, और यदि में इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर ऐसा लगता है कि वो चीज खत्म नहीं होनी चाहिए, वो कंटिन्यू होनी चाहिए। मालूम है कि वो चीज संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे नेक्स्ट डे से फिर वो चीज हमारे से छूट रही है। नियम निकाली तो इस पर सारी फीलिंग आ रही हो कि चलो अब मतलब कल से पढ़ाई से छुट्टी। नहीं, लेकिन अभी कुछ नया सीखने मिल रहा था, तो वो इंतजार रहता था कि कब बुधवार आएगा, कब शुक्रवार आएगा, तो क्लास रहेगी अपनी। ये चीज सबके अंदर होनी चाहिए, चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, लेकिन कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, क्रिएटिव रहने का, ये चीज सबके अंदर होनी चाहिए। जितने लोग अपने यहाँ होंगे सभी ऐसे ही हैं। इस बात की हमें तो बहुत खुशी है कि इस एज में आने के बाद भी, या बच्चों की जवाबदारी, परिवार की जवाबदारी होने के बाद भी अपन अपने आप को एक्टिव रख पा रहे हैं। और अंजलि, अभी तुम यकीन नहीं करो कि मैं पूरा वीक क्लास अटेंड करती हूँ कुछ ना कुछ की। सारी ऑनलाइन है, किसी में कुछ सीखने मिलता है, किसी में कुछ सीखने मिलता है, तो वो मजा आता है कि घड़ी काम भी मतलब व्यवस्थित हो जाती है, क्योंकि अब 1 घंटा अपने को निकालना ही है, तो उस हिसाब से टाइम डिवाइड करके और काम भी हो जाते हैं, मैं क्लास भी अटेंड कर लेती हूँ और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ये सारी चीजें ना एक नया एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं नई जनरेशन के लिए कि किसी भी एज ग्रुप में आप सीखना छोड़ नहीं सकते। देखो सीखते आप अपने आप में यंग फील करेंगे। नहीं, क्या है, लाइफ में इतना कुछ सीखने को है कि लाइफ समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो जो सीखने वाला यदि इच्छा रखते हैं ना, तो वो कभी लाइफ टाइम कभी खत्म ही नहीं हो सकता कि सीखना बंद हो जाए। ये सब चीजें ना, जैसे हम ही लोग हैं तो हम लोगों को ये सब चीजें इंस्पायर करती है कि सब लोग इच्छा रख रहे हैं सीखने की, तो हम लोगों का भी उत्साह बढ़ता है कुछ करने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी लोगों के पॉजिटिव कमेंट रहते हैं तो पूरी टीम को एक हेलो मैम। अच्छा दीपिका जी है अभी? हाँ यस यस। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, है ना, उनको कलर डिफरेंस समझ में नहीं आता है। अब ऐसी सिचुएशन में ऐसे व्यक्ति के साथ यदि कोई एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, अब वो तो सामने वाले का वो क्या कपड़े पहने हैं, जिस व्यक्ति ने उसको टक्कर मारी है या उसके साथ कुछ ऐसा बिहेव किया है, क्योंकि वो कलर ब्लाइंड है तो वो तो बता ही नहीं पाएगा कि वो किस कलर के कपड़े पहने था या कैसा। तो इस कंडीशन में फिर कोर्ट कैसे डिसीजन लेती होगी? तब उनकी जो फेस के फीचर्स होता है ना मैम, उसके बारे में पूछेंगे कोर्ट। मतलब जैसे दिखते कैसे थे, उनकी आंख कैसी थी। सो व्हेन वी डिस्क्राइब दैट पर्सन, हम एक जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जब हम डिस्क्राइब करेंगे वो पिक्चराइज करने लगेंगे। ओके, सो देयर आर प्रोफेशनल्स फॉर एवरीथिंग। तो ओके, हाँ बताइए बताइए। नहीं, क्योंकि क्या है, कुछ लोगों से के मुंह से मैंने सुना है कि मुझे कलर चूज करने में प्रॉब्लम होती, जैसे मेरे हस्बैंड के ही फ्रेंड हैं, उनको समझ में नहीं आते हैं। ओके, तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आया, कल से ही था कि मैं ये पूछूंगी कि ऐसे व्यक्तियों के साथ कभी कोई घटना हो जाए तो वो बड़ी प्रॉब्लम में आ जाए, क्योंकि उनको तो कलर ही समझ नहीं आता ना। तो जो कपड़े हैं उसका कलर में शायद उनको प्रॉब्लम होगा, बट जब फेस के जो फीचर्स होता है ना, हाँ वो सब पहचानते हैं, बस उनको कलर पे कलर उनको नहीं समझ आता। बोले ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा के बारे में पूछेगा, मतलब कैसे दिखते थे, तो दे विल स्टार्ट डिस्क्राइबिंग उनका चेहरा कैसा था। तो वैसे देयर विल प्रोफेशनल्स हु विल लिसन टू देम एंड वो स्केच करने लगेंगे। शायद आपने देखा होगा कुछ मूवीज या सीरियल्स में। हाँ, सीरियल्स में देखा है कि वो स्केच
करवाए। मुझे वो एक्चुअली क्या है, जैसे कई बार मुझे नहीं समझ पड़ता कि इसका फेस ये गोल है मुझे खुद इस चीज में प्रॉब्लम होती। जैसे कई लोग बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं ना कि इसका फेस गोल है, इसका लंबा है। मुझे कई बार कंफ्यूजन रहता है कि इसको गोल मानेंगे कि लंबा मानेंगे तो ऐसी कंफ्यूजन में बड़ी दिक्कत होती है। मैम मेरा भी एक डाउट है। यस मैम। जैसे कि किसी की डेथ कोविड से हुई है, हॉस्पिटल में हुई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई है, बट उन्होंने वो सर्टिफिकेट पे कोविड लिखकर नहीं दिया है। ओके। तो क्या कर सकते हैं इसके, क्योंकि वो ही इज डेड, लाइक वो कोविड से ही उनकी डेथ हुई है, पर उनके बच्चों को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, जो अभी कंपनसेशन मिल रहा है वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मैम? उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले आप कोविड टेस्ट करवाते हैं ना बाहर, मतलब गवर्नमेंट से, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास? वो है, रिपोर्ट है, वो उसका मैसेज एसएमएस है कि इज नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, वो उसका एसएमएस हमारे पास में है। ओके ओके, देन दैट वुड हेल्प मैम। अगर आपके पास वो एसएमएस है देन दैट विल हेल्प यू आउट, आप कर सकते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल से बोल रहे कि जब उनकी डेथ हुई तो वो पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव हो गए थे, सॉरी, बोले कि हमने मतलब आपको ये कंफर्म है वो कोविड से ही हुआ था? हाँ मैम, वो 15 डेज थे वहीं, उनकी डेथ हुई, और एक्चुअली वो उस पे सर्टिफिकेट पे लिख नहीं रहे हैं कि वो कोविड से डेथ हुई है उनकी। ओके ओके, तो आपकी जो वो पॉजिटिव का मैसेज है ना, तो आप उसे दिखा सकते हो, बता हॉस्पिटल के ऊपर आप केस कर सकते हैं कि उन्होंने फेक सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे हैं, तो दे विल एग्जामिन। हॉस्पिटल है तो दे आर सेइंग कि नहीं वो तो ठीक हो गए थे, उसके बाद उनकी डेथ हुई है, मतलब वो उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप हाँ ऐसे ही करेंगे बहुत सारे लोग, तो यू कैन जस्ट फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द हॉस्पिटल saying that वो फेक सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे हैं, तो बाद में पुलिस विल टेक ओवर, देयर इज दैट इन्वेस्टिगेशन, मतलब वो सीसीटीवी फुटेज होगा जरूर, if it is not there so they will take actions later. वहाँ का सीसीटीवी फुटेज नहीं है, मतलब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, हाँ उनका रिकॉर्ड्स होगा ना, मेडिकल नहीं दे रहे हैं। उन्होंने रिकॉर्ड्स के लिए भी ट्राई किया, हॉस्पिटल कितने चक्कर लगा रहे हैं, उनकी वाइफ चक्कर लगा रही है हॉस्पिटल के, बट वो कोई रिकॉर्ड देते, हम नहीं देते हैं रिकॉर्ड्स पेशेंट। अगर आप जाएंगे तो वो दे विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड, वो देंगे। ठीक है, तो पहले एक कंप्लेंट फाइल करें हम पुलिस स्टेशन में। या ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करें? यस मैम, करो। तो पहले हम ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इनकी जो काम है, जो भी महिला होती है इंडिया में उनका सेफ गार्ड करना, उनके साथ जो अत्याचार होता है उससे उनको बचाना, ये होता है उनका काम। और ये गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में मदद करेंगे और रेकमेंड करेंगे, अगर ऐसा स्कीम चाहिए, अगर वो एक ड्राफ्ट करेंगे कि ऐसा स्कीम बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा स्कीम जो है वो महिला को ऐसा प्रोटेक्ट करेगा, तो फॉर अ रीज़न एक स्कीम के बारे में वो रेकमेंड कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट बाद में पूरा चेकिंग के बाद, फंड्स ये सब देखने के बाद ये इम्प्लीमेंट करेगा। सो देयर आर 4 थिंग्स दैट द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज, मतलब उनकी जो मोटिव है और उनकी जो फंक्शन, उनकी जो ऑब्जेक्टिव है वो 4 होते हैं। रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर वुमेन, मतलब जो महिलाओं के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स होती है उनकी सेफगार्ड करने की
जो भी लॉज है जो उसे सेफ गार्ड करेगा, तो वो रिव्यू करेंगे, मतलब वो सही है, कितना बेनिफिट हो रहा है, क्यों ऐसा करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा. So they will review the entire constitutional and legal safeguards. पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको? एक बार फिर से रिपीट करिए इसको. ओके ओके ओके. ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन होता है ना, इनका पहला जो जॉब होता है हमारे लिए अभी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स होगा. मानिए अभी मैंने बताया डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो एक्ट है वो वुमेन को प्रोटेक्ट करेगा डोमेस्टिक वायलेंस की. आपको राइट्स है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट बात करने की, मैंने ये बताया ना फर्स्ट क्लास में. यस यस यस. दैट इज अ लीगल सेफगार्ड, मतलब लीगली आपको एक सेफगार्ड मिल रही है. ओके, दे सेविंग यू फ्रॉम समथिंग. तो ऐसे जो होते हैं ना वो रिव्यू करेंगे, मतलब इतने कितने सारे केसेस आ रहे हैं, क्या ये बेनिफिट हो रहा है या नहीं. सो दे विल रिव्यू ऑल द लीगल सेफगार्ड्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स. अभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सती, सती अब सबको पता होगा ना सती क्या होता है. यस यस. कोई सुषमा मैम क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सती क्या होता है सभी को? सती मीन्स जब किसी पुरुष की डेथ हो जाती है तो जो उसकी वाइफ होती है वो स्वेच्छा से जाती है, और यदि उसकी स्वेच्छा नहीं भी है, जब सती प्रथा होती थी तो उसको जबरदस्ती उसके हस्बैंड के साथ उसी अर्थी में जला दिया जाता था. वो सती प्रथा होती थी. एग्जैक्टली. सभी को समझ में आ गया ये क्या होता है? यस यस. ओके. तो ऐसे वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, सती प्रैक्टिस होना अभी इलीगल है. ओके, दैट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हो गया. तो ऐसे बहुत सारे विमेन रिलेटेड, विमेन को बचाने के लिए बहुत सारे सेफगार्ड्स होते हैं. तो उसकी जो रिव्यू होती है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन करते हैं. ठीक है, अब क्लियर होगा? हाँ. ओके, वेरी नाइस. उसके बाद होता है रेकमेंड रेमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स. ये जो होता है, आप सबको लेजिस्लेटिव असेंबली पता होगा. सबको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब पार्लियामेंट. पार्लियामेंट हमारी इंडिया में जो पार्लियामेंट है. यस. तो अगर हमें किसी स्कीम या किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करना है तो लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट में एक बिल पास होना पड़ेगा. दे विल हैव टू पास अ बिल. तो इसलिए वो रेकमेंड करेंगे. ऐसे अगर कोई लेजिस्लेटिव मेजर्स ले रहे हैं, मतलब किसी महिला की एक स्कीम है, मतलब मानिए कि हर एक महिला को जो इलिटरेट है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं की है, जो काम नहीं कर रही है, उसको महीने में एटलीस्ट 5,000 देना होगा. इमेजिन. ओके, ये ऐसा असली में नहीं है. आई एम जस्ट टेलिंग यू टू इमेजिन. ओके ओके. तो ऐसे एक अगर स्कीम है तो इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट इट यू विल हैव टू सेंड इट टू द पार्लियामेंट फर्स्ट फॉर रिव्यू, और वहां से एक बिल पास होना है, उसके बाद ही इम्प्लीमेंटेशन होगा. ओके, सो दे विल रेकमेंड सम रेमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स. रेकमेंड करते हैं ऐसे करो ऐसे करो. दे विल रेकमेंड द पार्लियामेंट टू डू स्कीम्स दैट इज बेनिफिशियल फॉर वुमेन्स. वो समझ में आ गया सभी को? हेलो. यस. थोड़ा सा एक बार फिर से एक्सप्लेन. ये आज पता नहीं क्यों समझ जल्दी नहीं आ रहा. नो 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 प्रॉब्लम. ओके, तो मानिए कि अगर आपको एक लॉ इम्प्लीमेंट करना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, जो इलिटरेट होते हैं उनके लिए हर महीने 5,000 गवर्नमेंट से देना होगा. मानिए ये एक स्कीम है. ओके, दे वांट टू इम्प्लीमेंट दिस. ओके, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए ये राइट है, उनके पास ये अधिकार है कि वो
लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट में रिकमेंड कर सकते हैं कि आप एक ऐसा स्कीम आप क्या बना सकते हैं. They will, उसको they can recommend. यस, उसको तो ये प्रस्ताव रख के और उसको पारित करवाना होगा. हाँ. So yeah, so they can recommend. उसके बाद बिल पास होना या नहीं होना वो पार्लियामेंट के हाथ में है, पर वो recommend कर सकते हैं. Okay, Yes, that yes, is yes. the second one. ये अभी क्लियर है थोड़ा? यस, अब क्लियर है. Okay, very nice. तीसरा है facilitate redressal for grievances. इसका मीनिंग ये होता है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ग्रीवियंस का मतलब ये होता है अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है या फीमेल फोर्टिसाइड हो रहा है. ओके, तो ये सब जो होता है वो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, महिलाओं के लिए ये सब बहुत कॉमन हो गई है अभी. ओके, सो ऐसे अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स है या ग्रीवियंसेस है, अगर हम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास कंप्लेंट फाइल करेंगे तो दे विल फैसिलिटेट रेड्रेसल. रेड्रेसल होता है सॉल्यूशन. ओके, तो हमारी जो भी प्रॉब्लम या ग्रीवियंस होता है उसके लिए सॉल्यूशन या रेड्रेसल वो हमें दिलवा देते हैं. ओके, यस यस तो थर्ड पॉइंट इज क्लियर सभी को? यस. Okay, very nice. The last one is advise the government on all the policy matters affecting women. अब मानिए कि हमारे पास एक एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस ऑन वुमेन. ओके, तो ये एक लॉ जो ऑलरेडी है, अगर इसमें कोई चेंजेस लाना है या पॉलिसीज बनाना है, ये सब अगर है तो वो गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकते हैं. और वो एडवाइस कर सकते हैं सिर्फ जो मैटर्स वुमेन से रिलेटेड है. समझ में आ गया? यस यस. ओके, एनी क्लैरिफिकेशंस या मैं फिर से रिपीट करूं किसी पॉइंट को? कंटिन्यू करूं? यस. प्लीज डोंट फील शाई. अगर आपके पास कोई डाउट है या इफ यू आस्क 100 टाइम्स आल्सो मैं एक्सप्लेन करूंगी, सो यू कैन आस्क मी एनी नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, तो यहाँ पर आप स्लाइड में देख सकते हैं ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो जनवरी 1992 में लाया गया था और इसका एक्ट है नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990. तो वो एक्ट के अकॉर्डिंग इस जो भी कमीशन है उसको रन होना पड़ेगा, मतलब उनकी जो फंक्शनिंग होता है वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग होना पड़ेगा. ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ कैन आई फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कंप्लेंट है आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा. ओके, तो जैसे मैंने बताया, जैसे फ्री लीगल एड में मैंने एक वेबसाइट दिखाया, जैसे हम कैसे अप्लाई करना है, वैसे ही इनका एक वेबसाइट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. मैं वो शेयर कर दूंगी आपके साथ. एक मिनट. सभी को दिख रहे हैं ना ये वेबसाइट? यस. ओके, ये होता है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे डिटेल्स होंगे अबाउट अस. अगर आप कमीशन के बारे में और जानना चाहते हैं, उनकी जो प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन है या उनकी जो भी मेंबर्स है उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो एवरीथिंग विल बी गिवन हियर आपको अबाउट अस में. और यहाँ पर होता है एक्ट्स एंड रूल्स. जैसे मैंने बताया कि ये जो कमीशन है उसकी फंक्शनिंग, उसकी वर्किंग इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलना है.
तो आपको ये एक्ट, पूरा एक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद कंप्लेंट्स, अगर आपने कंप्लेंट रजिस्टर कर लिया तो ये जो नेशनल कमीशन है वो कैसे स्क्रूटनाइज करेंगे, वो कैसे आपको प्रोसेस कैसा होगा आपकी कंप्लेंट की प्रोसेस, वो बताएगा। क्लोजर ऑफ कंप्लेंट अगर आपकी होगी या रिजेक्ट हो गया, नहीं तो आपकी जो केस है वो खत्म हो गया, मतलब आपको अगर जस्टिस मिल गया, नहीं तो अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड नहीं था तो आपकी रिजेक्ट होगी, तो वो प्रोसेस कैसा होगा वो भी बताएंगे। और डीलिंग विद कंप्लेंट्स इन द एनआरआई सेल, मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन अगर जो इंडिया में नहीं रहते हैं, किसी और देश में रहते हैं और वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई है, तो उनके साथ कैसे डील करेंगे इस सिचुएशन को। ओके, देन लिस्ट ऑफ लॉस रिलेटेड टू वुमेन, महिलाओं से जो भी रिलेटेड लॉज है उसका लिस्ट है। वहाँ पर आपको सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी केसेस, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और सती, ऑल दिस दे विल शो हियर। ओके, तो इनके काफी सारे पब्लिकेशंस हैं जो ये न्यूज़ लेटर्स, रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, मतलब एक साल में क्या क्या हुआ, कितना केसेस आया, किस तरह के केसेस ज्यादा थे इस साल, किस तरह के केसेस कम थे, ये सब आपको एनुअल रिपोर्ट्स में पता चलेगा। ये ठीक है? यस। ओके, इसके बाद होगा मीडिया। यहाँ पर आपको फोटोज देखने को मिलेंगे, अभी यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रहा है ऐसा बहुत सारे फोटोज हैं इनके, तो यू कैन चेक आउट दैट। देन नोटिफिकेशंस ये होता है कि अगर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन ये होता है व्हेन दे आर रिलीजिंग समथिंग, मतलब अगर वो कुछ बताना चाहता है दे विल रिलीज अ नोटिफिकेशन। ओके, एक नोटिस आप सबको पता है ना नोटिस क्या होता है, जब पर आपको एक इंफॉर्मेशन के बारे में बीट रिक्रूटमेंट, अगर उन्हें किसी को अपॉइंट करना है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में, दे इशू अ नोटिस की वैकेंसी है हमारे पास, या ऐसे लॉ इम्प्लीमेंट किया है अभी, वो न्यू है, तो दे विल इशू अ नोटिस सेइंग दैट ऐसा एक लॉ है हमने इम्प्लीमेंट किया है, देयर बी अ नोटिस इशू। नहीं तो अगर इंटर्नशिप्स, जैसे मैं अभी किरण फाउंडेशन के साथ कर रही हूँ, अगर एक इंटर्नशिप ओपन है तो वहां पर इंटर्नशिप की नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन इज बेसिकली प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक। ओके, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन होगा। ओके, यस। सो यू कैन सी NCW एप्लीकेशन। सो अगर आप कंप्लेंट्स रजिस्टर करना चाहते हैं, you can see complaints, so online complaint registration और status of complaint filed। ओके, तो इन दोनों आप अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो यू कैन चेक दिस, अगर आप स्टेटस देखना चाहते हैं यू कैन चेक दिस। यहाँ पर जैसे मैंने फ्री लीगल एड में बताया वैसा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, आपको पहले एक ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा। So this is not that easy, you will have to register with an email and a password। यहाँ पर आपको रजिस्टर कंप्लेंट ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, दिस वन आई ट्राई टू शेयर। सो यू कैन सी इंटर्नशिप भी खुले हैं अभी, सो यू विल सी ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। यहाँ पर आपको रजिस्टर करने के लिए एक ईमेल और पासवर्ड की जरूरत होती है। व्हेन यू ओनली पुट द ईमेल एंड पासवर्ड यू विल बी एबल टू ओपन इट। ओके, तो यहाँ पर मैंने अभी बताया वेबसाइट के बारे में। आई विल शेयर द स्क्रीन बैक और अब वेबसाइट के बारे में थोड़ा तो आप सबको समझ में आ गया कि क्या है ये नहीं, क्या नहीं है। ओके ओके, अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पर हिंदी ऑप्शन है, तो जस्ट क्लिक ऑन इट, आपको पूरा हिंदी में मिल जाएगा। जस्ट अ सेकंड, ओके,
आप सभी को अभी हिंदी में मिल गया? यू कैन चेक या। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो यू कैन डू इट इन हिंदी एज वेल। ओके, तो ये है वेबसाइट के बारे में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास जो भी सपोर्टिंग अगर आप एक कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहते हैं तो वहां पर जैसे मैंने बताया आपकी पर्सनल डिटेल जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद आपकी जो भी प्रूफ, आईडी प्रूफ चाहिए, नहीं तो वोटर आईडी, बेसिकली आधार कार्ड। सभी के पास आधार कार्ड तो होगा, यू हैव टू कैरी इट। आपकी आधार नंबर अगर हम देंगे तो दे विल यू नो उनको पता चलेगा कि आप ऑथेंटिक हो, आपकी जो भी आपने जो भी डिटेल्स प्रोवाइड किया है वो सही है, चाहे वो एड्रेस हो, नाम हो या डेट ऑफ बर्थ हो। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने जो भी नाम आधार कार्ड में दिया है वही नाम आप एप्लीकेशन में देंगे, जो भी एड्रेस आधार कार्ड में दिया है वो ही एड्रेस आपको कंप्लेंट में देना होगा। ओके, एंड इफ यू आर रिसाइडिंग समवेयर एल्स, आपको एक परमानेंट एड्रेस, करंट रेसिडेंशियल एड्रेस, दो कॉलम्स होगा। तो परमानेंट आपको आधार के अकॉर्डिंग दे दो और करंट एड्रेस अभी आप जहां पर भी रहते हैं उसका एड्रेस दे सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़े। दीपिका जी, Yes, जैसे ma'am. आधार कार्ड में अब यदि कोई व्यक्ति रेंट से रहता है और आधार कार्ड में जिस मकान में रहता है उसका एड्रेस उसने डलवाया है, तो उसको कितने बाद चेंज किया जा सकता है? आप आधार कितना बार चाहिए तो आप चेंज कर सकते हैं, सिर्फ एड्रेस ना, आपका जो भी नंबर होगा, बाकी हाँ, आपकी जो भी एड्रेस है वो सेम रहेगा। नंबर जो आधार के जो नंबर है ना वो सेम रहेगा। हाँ, तो सेम रहेगा। अक्सर तो हाँ, आप अगर मानिए अगर आप सिर्फ 2 साल रुकते हो एक घर में और यू नो यू आर इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और यू आर इन गवर्नमेंट जॉब वेयर 2 years वंस आपकी ट्रांसफर होती रहती है। तो दैट्स इन दैट केस अगर आपकी एक परमानेंट एड्रेस है तो आप वो दे सकते हैं। मतलब आपकी जो नेटिव होगा ना, जैसे कि मेरा नेटिव अभी बैंगलोर है, हाँ हाँ, आप उसमें आपके परमानेंट एड्रेस वो दे सकते हैं। अभी ये जो लेबर्स होते हैं ना, बेज वर्कर्स, तो वो तो जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर रहना पड़ेगा ना। तो वो उनकी जो नेटिव है, अगर वो बिहार से है और वहाँ वो आके यहाँ पे बैंगलोर पे काम कर रहे हैं, दे गिव बिहार एड्रेस। ओके। तो आपको नेटिव मतलब एड्रेस ये नहीं होता कि अपन जहाँ रह रहे हैं वहीं का दो, कोई एक परमानेंट एड्रेस करके उसको यस या डलवा सकते हैं। हाँ 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 ओके ओके ओके, थैंक यू। तो इसके बाद होता है हाउ विल आई नो इफ माय कंप्लेंट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अगर आपकी आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया पूरा, आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी जो कंप्लेंट है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है? ओके, तो आप अगर आपकी जो कंप्लेंट है वो एक्सेप्ट हुआ है एंड एक्नॉलेजमेंट दिया होगा केस नंबर के साथ, ठीक है। तो अगर आपकी जो स्टेटस होती है केस स्टेटस, अगर वहां आप अपनी केस नंबर के साथ अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे तो आपकी जो कंप्लेंट की रिसिप्ट है उसके स्टेटस है वो निकल जाएगा। दैट इज द वे यू चेक योर कंप्लेंट इफ इट इज एक्सेप्टेड और नॉट। अगर वो रिजेक्टेड है, वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो आपको कांटेक्ट करेंगे, दे विल सेंड यू अ मैसेज। आपके मोबाइल नंबर उन्होंने ले लिया होगा ना, वो मेल आईडी और मोबाइल नंबर को वो मैसेज भेज देंगे या ईमेल भेज देंगे कि आपकी जो कंप्लेंट है वो रिजेक्ट हो गई है एंड दे विल गिव द रीजन व्हाई इट इज रिजेक्टेड। अगर आपको जो भी करेक्शंस है, मतलब उन्होंने किस रीजन के लिए रिजेक्ट किया, अगर आप वो रेक्टिफाई कर सकते हैं तो रेक्टिफाई करके आप फिर से केस डाल सकते हैं।
ओके। ओके। अगर उन्होंने फोन पर कांटेक्ट करने ट्राई किया, मैसेजेस, ईमेल भेजा, अगर आपकी कोई रेस्पॉन्स नहीं है, देन स्टेट कमीशन होगा। ओके, ये नेशनल कमीशन है, इसके अंदर एक स्टेट में स्टेट कमीशन होगा, उनको इन्फॉर्म करेंगे और वो खुद अपनी जो घर है वहां पर विजिट करेंगे। ओके, दे विल ट्राई टू कांटेक्ट यू दैट वे, नहीं तो एक पोस्ट कार्ड भेज देंगे, पोस्टल, आपकी जो एड्रेस है उस वहां पर एक पोस्ट भेज देंगे कि आपकी रिजेक्ट हो गई है एंड ये रीजन है। दे ट्राई टू कांटेक्ट यू एट मोस्ट पॉसिबल। ओके, ओके, नो डाउट्स इन दिस? ओके, ये हिंदी में है, आप जब मैं भेज देती हूँ यू कैन रीड इट वंस अगेन। सो आपकी ये जो कंप्लेंट होती है वो कैसे प्रोसेस होती है? अगर आपने भेज दिया, आपने रजिस्टर कर दिया, तो ये जो भी कंप्लेंट रिसीव करेंगे उसके बाद कैसे प्रोसेस होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगी। On the receipt of the complaint, the commission scrutinizes the complaint as per NCW mandate. तो NCW की रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया है, आपने अपनी आधार कार्ड या वोटर आईडी, आपकी रेसिडेंशियल एड्रेस, आपकी फोन नंबर, सभी को स्क्रूटनाइज करेंगे और ये भी जानेंगे कि वो ऑथेंटिक है या नहीं, अगर वो सच है या नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग ना फेक देते हैं, फेक डॉक्यूमेंट। मानिए अगर मुझे ग्रज है किसी के ऊपर और मैं ऐसे कंप्लेंट कर देती हूँ एक आदमी के बारे में, और मैंने फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किया, सो ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू प्रोवाइड ना, वो अगर वो प्रूफ है या आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी है, अगर आप सबमिट करेंगे तो वो स्क्रूटनाइज होगा। फर्स्ट थिंग इज दे विल चेक इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया? ओके, अब ये जो मैंडेट होता है कंप्लेंट्स, मैंडेट होने के बाद रजिस्टर किया जाता है। ओके, सो वंस इट इज रजिस्टर्ड, केस नंबर अलॉट किया होगा। आपकी जो भी है कंप्लेंट, उसके लिए एक केस नंबर दिया होगा और आगे से आपकी एंटायर प्रॉब्लम एक केस के नाम से ही चलेगा। ओके, दे विल अलॉट वन नंबर और सभी जगह आपको उस नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, ओके। तीसरा होगा नॉन मैंडेटेड कंप्लेंट्स आर समरीली डिसमिस्ड अपॉन इंटीमेशन। आपको पहले इंटीमेट किया जाएगा, उसके बाद आपकी जो कंप्लेंट है वो डिसमिस किया जाएगा। ओके, दे विल टेल यू द रीजंस व्हाई दे हैव डिसमिस्ड, दे विल सेंड इट थ्रू पोस्ट कार्ड, ईमेल, फोन कॉल या नॉर्मल एसएमएस। उसके बाद आपकी जो केस है, वो कंप्लेंट है, वो डिसमिस किया जाएगा। ये ठीक है? यस। Okay, so as per the nature of the complaint, the mandated complaints are taken up by the certain authorities. ठीक है? मानिए आपकी जो नेचर ऑफ कंप्लेंट है वो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में है। ओके, उनके लिए एक अथॉरिटी होगा। ऐसे उस तरह की कंप्लेंट्स को ट्रीट करने के लिए, उस तरह की केसेस को सॉल्व करने के लिए एक अथॉरिटी होगा, तो उसके अंदर आपकी केस जाएगी। ओके, तो ऐसे जितने भी केस आएंगे उनकी जो नेचर के अकॉर्डिंग, अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस है तो एक अथॉरिटी के पास, वो सेक्सुअल हरासमेंट है तो एक अथॉरिटी के पास, अगर वो डाउरी है तो एक अथॉरिटी के पास, अगर वो फीमेल फीटिसाइड है तो वो एक अथॉरिटी के पास। तो ऐसे नेचर ऑफ कंप्लेंट देख के वो डिवाइड होगा, आपकी जो भी वो उस अथॉरिटी कंसर्न्ड जो भी ग्रुप है उनके पास जाएगा। वो ठीक है? यस। यस। ओके, following actions are mainly taken to redress the grievances of the complainants: expediting, monitoring, police investigation। पहले अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो कंसर्न्ड ग्रुप के पास पहुंच जाएगा। जो भी अगर
मैं एक हेड हूँ, मेरा ग्रुप है सेक्सुअल हरासमेंट, मेरी जो अथॉरिटी है वो सेक्सुअल हरासमेंट की है, और मेरे पास अभी ये कंप्लेंट आ गई, तो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा मॉनिटरिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन। अगर आपके आसपास आपकी एरिया की जो पुलिस स्टेशन होती है ना, आई विल सेंड द इमीडिएट कंप्लेंट टू इन्वेस्टिगेट अपॉन योर एड्रेस। वो इन्वेस्टिगेट करेंगे पहले पुलिस, ओके। आपको मॉनिटर किया जाएगा, आपकी अगर आपके घर के पास आकर दे विल इन्वेस्टिगेट यू, आपसे बातचीत होगा थोड़ा, दे विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, आपके एड्रेस जो है वो वेरीफाई करेंगे, दे विल ऑब्जर्व अगर आपके साथ जो भी हो, इफ इट इज रिलेटेड टू हस्बैंड एंड वाइफ, अगर वो ऑब्जर्व करेंगे, तो ऐसे पहला होगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ओके। इसमें एक डाउट था मेरा यस, कि अगर जो सपोज किसी लड़की ने किसी के खिलाफ कंप्लेन ऐसे रजिस्टर करी है सेक्सुअल हरासमेंट की, तो उस पर पहले पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और फिर एफआईआर लिखेगी ना, कि बिना डायरेक्टली एकदम से एफआईआर? नो, एकदम से हम एफआईआर नहीं कर सकते हैं, हमें पहले केस में से मैंने या देखा कि या मतलब ऐसे बहुत बार होते हैं, क्योंकि जो पुलिस ये भी money- होती है ना। हेलो, उन्होंने यस पैसा- टेल मी मैम। उन्होंने पैसा खिला के मतलब पुलिस को ऑन द हाँ, स्पॉट जाकर हाँ। मतलब एक चांस भी नहीं दिया कुछ इन्वेस्टिगेशन का, और वो उन्होंने दैट फिर- इज कम्प्लीटली इलीगल। अगर उन्होंने एफआईआर चार्ज भी किया है ना, तो एफआईआर के 24 आवर्स से पहले आपको उस पर्सन को कोर्ट के सामने लेकर जाना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी, इफ यू हैव फाइल्ड एन एफआईआर विद इन 24 आवर्स ऑफ टाइम, आपको लेके जाना पड़ेगा उस आदमी को कोर्ट के सामने। एफआईआर मतलब ऐसी एफआईआर वैलिड होती है कि मतलब सामने वाले को चांस भी नहीं दिया और सीधे एफआईआर पुलिस ने? इट इज एक्चुअली इलीगल मैम। अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, ऑपोजिट पार्टी से बात भी नहीं किया और डायरेक्टली एफआईआर चार्ज कर दिया, ही कैन नॉट डू इट। वो जब कोर्ट वो क्वेश्चन पूछेंगे, दे विल डेफिनेटली टेल यस, क्योंकि उन्होंने पैसा लिया है, वो कहाँ सच बोलेंगे। दे विल लाइक, आप उसको अगर फॉल्स प्रूव करना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू टेल द कोर्ट, यू विल हैव टू ब्रिंग आई विटनेस, ये लॉन्ग प्रोसेस है। पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी जरूर होगा, तो दे विल चेक इफ एनीबडी हैड कम टू द पुलिस स्टेशन एंड स्पोक, मतलब उन्होंने अगर इन्वेस्टिगेट किया है। तो ऐसा बहुत बार हो जाता है, पुलिस बताते हैं कि स्पेशली कोविड टाइम पे ना, दे विल टेल कि हमने डायरेक्टली मीट नहीं किया, हमने फोन में बात कर दिया। यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ स्कैम तो होता ही रहेगा अंदर। तो आपको ये जो, अगर आप लॉफुल प्रोसेस मुझसे पूछेंगे, तो लॉफुल प्रोसेस दोनों से बात करना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा, उसके बाद ही एफआईआर फाइल करना होगा। इफ इट इज अ वेरी सीरियस केस और ऐसा केस है जो इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा, दे विल इमीडिएटली चार्ज एफआईआर। बिकॉज मैम आसपास की जो लेडीज हैं हाँ, वो भी बहुत मैन के सपोर्ट में खड़ी है कि नहीं, एंड उन्होंने पुलिस में जाके बोला भी, बट पुलिस मतलब पुलिस वाला लिसन करने के तैयार ही नहीं है। तो उनका गवाही माया ने कराया कि जिस दिन उन्होंने एफआईआर लिखवाया एंड आसपास की लेडीज गए, उन्होंने जाके उनको बोला कि नहीं, दिस मैन इज नॉट रॉन्ग, ये हम इनको जाते हैं, लड़की जो है ये गलत है, इसका कुछ बेनिफिट है, इसके कारण ये ऐसा कर रही है। ओके, तो फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो काउंट होता है। या अगर आपकी जो अगर आप आई विटनेस हो, आपने देखा है वो जो लड़की के साथ हुआ है, यू कैन बी अ प्रूफ, आपको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा डेफिनेटली कोर्ट पे, बट फॉर एफआईआर योर प्रूफ इज इनफ। ओके। इसके बाद होगा resolving the issues through mediation and counseling. Okay, मैंने एक पॉइंट मिस किया ना, मॉनिटर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, मैंने वो बताया और मुझे नहीं पता। ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन इट, शायद मैंने नहीं बताया। ओके, नहीं बता शायद। Okay. So monitor proper implementation of statutory provisions.
ये जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक्सटेंडेड बाउंड्री ऑफ लॉ। ओके, तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो उनकी जो प्रोविजंस है क्या वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया होगा। प्रोविजंस ये होता है कि उनकी फंक्शनिंग की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है वो होता है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। उनके उसके अकॉर्डिंग ही उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्या वो स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी की जो प्रोविजंस है, जो रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग ही इम्प्लीमेंटेशन किया है या नहीं, वो देखेंगे। ओके, वो कंप्लेंट जो रूल्स है उस हिसाब से ही प्रोसेस हुई है कि प्रोसेस, नहीं हुई है। या एग्जैक्टली। ओके, तो उसके बाद होगा सॉल्विंग द इश्यूज थ्रू मीडिएशन एंड काउंसलिंग। मानिए एक ऐसा इशू है, मीडिएशन इज बेसिकली वेयर द कोर्ट विल नॉट बी इन्वॉल्व, वो कोर्ट के सेटअप बनाया जाएगा। मीडिएटर जो होता है ही विल बिकम द जज। ओके, तो उनकी जो लोग, मतलब अगर वो हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड को बुलाया जाएगा, वाइफ को बुलाया जाएगा, एंड दे आस्क ईच अदर कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, एंड दे विल प्रोवाइड अ जजमेंट। जो मीडिएटर होता है वो जज होता है इसमें। ओके, एंड द मीडिएटर विल टेल क्या द फाइनल जजमेंट, कौन सही है कौन गलत है। इसके लिए आपको कोर्ट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीडिएशन इज द मिनी कोर्ट जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेटअप करेगा। ओके, मीडिएशन आप सबको पता चल गया क्या है या कोई डाउट है? ओके, काउंसलिंग सबको पता है, बिठा के बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इन्होंने ऐसा क्यों किया। दे विल एक्सप्लेन, दे विल ट्राई टू काउंसलिंग इज द बेस्ट वे ऑफ टेलिंग, मतलब एक्सप्लेन करेंगे उन्हें कि आपने जो किया है वो गलत है। अगर ऐसे छोटे मोटे कंप्लेंट्स होते हैं ना, तो दे विल ट्राई टू सॉल्व इट स्मूथली। बिठा के काउंसलर्स होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं बताने में, सिखाने में, एक्सप्लेन करने में, समझाने में। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, दे विल इन्वॉल्व देम। ओके, एंड उनसे काउंसलिंग करवाते हैं। काउंसलिंग करवाने के बाद दे विल ट्राई टू सॉल्व इट दैट वे। ये समझ में आ गया काउंसलिंग और मीडिएशन? Yes. Okay. The last one is for serious crimes. The National Commission for Women forms an inquiring committee which further examines various aspects of the case. मानिए ये बहुत सीरियस मैटर है और एक बहुत बड़ा सीरियस क्राइम है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ उस केस को सॉल्व करने के लिए एक इंक्वायरी कमिटी किया जाएगा, which will consist of few people, चाहे वो 4 या 5 मेंबर्स, इट डिपेंड्स ऑन द केस वेलोसिटी। मगर अगर वो केस बहुत बड़ा केस है, यू नो, तो ऐसी सिचुएशन में जो कमिटी होती है वो 9-10 पीपल, तो एक इंक्वायरिंग कमिटी होगा। वो कमिटी केस की जो सारी एस्पेक्ट्स है, सारी वेज है, सारी डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ, सभी को वो इंक्वायर करेंगे और उस केस को सॉल्व करने की बारे में सोचेंगे। ओके, लास्ट वन समझ में आ गया सभी को? Yes. ओके, वेरी नाइस। तो अभी आपको पता चल गया कि प्रोसेस कैसा होगा, और अगर एक प्रॉब्लम है तो उसकी सॉल्व करने की जो रीति होती है, मैंने 4 तरह के बताई है, ये कॉमनली यूज्ड है। ओके, ऐसे नहीं है कि सभी केसेस में सिर्फ ये 4 वो करेंगे, ये मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो जो 10% है वो यूनिक या ऐसा केसेस है, देन दे विल टेक सम अदर स्टेप। ओके, ये समझ में आ गया सभी को? Yes. ओके, वेरी गुड। तो ये था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, ये वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक, क्योंकि आप सबको ये पता होना चाहिए कि आपको एक ऐसा बहुत बड़ा जो कमीशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, एनी कंप्लेंट देयर विल डेफिनेटली यू नो help a lot of people. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से बहुत सारी महिलाओं के
एक्सक्यूज मी। मैम ऐसे कोई मेल के लिए भी है क्या? मैं बस पूछ रही हूँ। ओके, मेल के लिए कमीशन तो नहीं है, बट इफ देर आर चांसेस लाइक यू कैन फाइल अ केस एंड फाइट इट इन द कोर्ट, क्योंकि यू नो मेन के लिए वो आज़ादी है, लेकिन सारे विमेन के लिए वो आज़ादी नहीं है। उनको हेल्प करने के लिए ग्रुप्स चाहिए। मेन के लिए ऐसा नहीं है, वो अकेला ही जाएगा। ओके, so there are times where women need help. तो ऐसे सिचुएशन में ना एक कम्युनिटी, एक ग्रुप, एक सोसाइटी या कुछ भी हो, इट इज नेसेसरी। दैट इज द रीजन यहाँ पर इतना सारे वुमेन के लिए ही क्यों है। हाँ क्यों है, क्योंकि दे आर लेफ्ट आउट। कहीं भी वो मतलब ऐसा सिचुएशन अभी बना हुआ है, बहुत सारे सालों से ये प्रैक्टिस हुआ है कि वुमेन आर लेफ्ट बिहाइंड। उनके लिए कोई फ्रीडम या मेन के साथ जो इक्वालिटी होती है वो नहीं है। So these commissions are set up to bring that equality between men and women. ये आपको समझ में आ गया ना? ओके ओके। तो आज की जो असाइनमेंट है, एक्चुअली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में ये असाइनमेंट रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें असाइनमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स अ जनरल इट्स अ जनरल टॉपिक। आपको इसके बारे में मैंने जितना चाहिए जनरल नॉलेज मैंने दिया है इस कमीशन के बारे में। तो कैसा प्रोसेस होगा, आपको कैसे कंप्लेंट फाइल करना है, ये सब मैंने बताया है। तो इसके बारे में मेरा असाइनमेंट नहीं है। मेरा जो असाइनमेंट है वो थोड़ा मोटिवेशनल असाइनमेंट है। आप सभी को एक विमेन अचीवर्स, जो महिला अपनी लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स की है, राइट फ्रॉम इंदिरा गांधी टिल पीवी सिंधु और सानिया मिर्जा, किसी भी फील्ड में अगर उन्होंने अचीव किया है, ऐसा नहीं है कि उनकी जो अचीवमेंट्स है वो मीडिया कवरेज हो, मतलब सभी को पता हो। ऐसे बहुत सारे महिला है जो बहुत काम कर रही है, बहुत सारे लोगों को मदद कर रही है, लेकिन वो हाईलाइटेड नहीं है। अगर ऐसा वुमेन है वो भी आप बता सकते हैं। ओके, दैट विल बी लाइक यू गिविंग मोर एक्सपोजर टू देम। ओके, तो आपको ऐसे वुमेन अचीवर्स के फोटो के साथ उनके बारे में छोटा सा राइटअप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, क्योंकि अगर उनकी स्टोरी आपके लिए मोटिवेशनल है, इंस्पायरिंग है, तो हम सभी को इंस्पायर करेंगे। तो पुट इट इन द ग्रुप एंड सो दैट आपकी रिपीटेशन भी नहीं होगी। अगर मानिए कि सुषमा मैम ने एक महिला को चूज किया और उन्होंने मुझे डायरेक्टली भेज दिया, मानिए सविता मैम ने भी उसी व्यक्ति के बारे में भेजा, तो इट विल बिकम अ क्लैश। हम 14-15 अचीवर्स के बारे में जानेंगे, उनके स्टोरीज के बारे में जानेंगे। So let us know each other, let us get inspired, let us get motivated with stories. तो आपको उनकी छोटी सी राइटअप, ओके, some 50 to 100 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं उनकी कहानी और उनके फोटो के साथ भेजिए, ताकि हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, ऐसी लेडी भी हो सकती है कि जो अलग अलग सोशल ग्रुप बनाती है एंड देन उनको प्लेटफॉर्म देती है, पर मतलब ऐसे जैसे कि समाज का ग्रुप बना लिया है, फिर उनको अलग अलग एक्टिविटी करवाती है, तो ऐसे भी लेडी yes definitely that is also an achievement। ओके, तो वो भी एक अचीवमेंट है। सभी के लिए अचीवमेंट डिफरेंट होगा। अभी मैं एग्जांपल, अभी जो पीवी सिंधु है वो भारत रिप्रेजेंट कर रही है स्पोर्ट्स में, दैट्स लाइक वेरी बिग अचीवमेंट। उनके लिए वो अचीवमेंट होगा। अभी श्रीदेवी, आप सबको पता है, शी इज अ लेजेंडरी एक्ट्रेस, तो उनके लिए फिल्मी फील्ड में वो अचीवमेंट है, गिविंग हिट मूवीज। सो यू नो डिफरेंट फील्ड्स में वुमेन। इंदिरा गांधी, शी इज सच अ बिग पॉलिटिशियन। तो आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है और उनके बारे में थोड़ा डालना है। यू कैन, मैं ये चाहती हूँ कि जो ज्यादा नोन नहीं है, मतलब उनकी जो काम है वो सभी को पता नहीं है, उनके पास मीडिया में वो फेमस, उतना ज्यादा फेमस नहीं है। एक लड़की है, आई फॉरगॉट हर नेम। ओके, वो शायद वो अभी 25 या 26 इयर्स है, और वो जो भी स्ट्रीट डॉग्स है ना उसको अक्यूमुलेट करेंगी,
उनके लिए शेल्टर, फूड, ये सब देगी. दैट इज ऑल्सो ये अचीवमेंट. ये मैंने देखा है उसका. ओके, या अच्छा, या मतलब- तो ऐसे वो भी एक अचीवमेंट है. इट इज नॉट नेसेसरीली मतलब एक फील्ड में आप कंसंट्रेट मत करो, जैसे कि सिर्फ विमेन को हेल्प करना, ऐसे एनिमल्स को शेल्टर देना, ये सब भी अचीवमेंट्स है. तो ऐसे लोगों के बारे में एक फोटो और एक राइट अप आपको ग्रुप में भेजना है. प्लीज मेक श्योर दैट इट इज नॉट रिपीटेड. ओके, आप सेम व्यक्ति के बारे में नहीं बताएं. और ग्रुप्स चेक कीजिए, अगर किसी ने एक महिला के बारे में ऑलरेडी भेज दिया है तो आप फिर से नहीं भेजिए. ठीक है. ओके, अगर ये आपकी- आज ही भेजना है. हाँ, क्योंकि कल आपकी टेलीग्राम हाँ, तो मुझे certificate- ये यस मैम. एक्चुअली देखिए, महिलाओं से संबंधित अपन ने बहुत सारे टॉपिक में ऐड किए हैं, लेकिन शायद दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो अभी भी हम नहीं कह सकते कि भारत से जा चुकी है, और इस चीज का खामियाजा जिस घर में होता है पूरा घर इफेक्ट करता है. तो मैं चाह रही थी थोड़ा सा यदि आप इस टॉपिक पे हम लोगों को कुछ बतलाएं तो वो ज्यादा अच्छा होगा. ओके मैम, वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम अ हिंदी नेटिव, मुझे हिंदी उतना समझ में नहीं आता है. तो डाउरी केसेस. डाउरी. ओके ओके ओके. तो डाउरी के बारे में आप जानना चाहते हैं. यस, जैसे किसी बच्ची की शादी की है, और चाइल्ड मैरिज. यस, ओके. मीन्स क्या होता है, जैसे अरेंज मैरिज में प्राय ये चीज होती है कि लड़के वाले ने यदि डाउरी में कुछ नहीं मांगा है, स्वेच्छा से लड़की वाले ने जो दिया एक्सेप्ट किया है, बाद में जाके कई बच्चियों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि फोर्स कर रहे हैं या उनको किसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप ये लेके आओ, वो लेके आओ. कई बार अभी फिलहाल की जो समस्या है अधिकतर देखने में रही है कि अरेंज मैरिज या लव मैरिज, कैसी भी मैरिज है, उसके बाद ना लड़कियां ससुराल से भाग के आ जा रही हैं और ससुराल वालों के ऊपर डाउरी केस कर रही हैं. तो ये सी मतलब चलन हो चला है आजकल कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, शादी करते समय माँ बाप को बहुत सोचना पड़ता है कि मालूम नहीं है वो लड़की कितने दिन घर में रहेगी और फिर लेके सारा कैश और ज्वेलरी भाग जाएगी और फिर केस कर देगी. तो इन चीजों पे थोड़ा सा आप अवेयर करिए. ओके. जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया है, बहुत सारे महिला ना हमारे पास जो राइट है वो बहुत मिसयूज करेंगे. आई हैव सीन इट पर्सनली. हम बहुत सारे सिचुएशंस जहाँ पर महिला ऐसे करती हैं. जैसे मैं एक बताऊंगी कि हम जो लॉ स्टूडेंट्स हैं ना, हमें इंटर्नशिप्स करना पड़ता है एक लॉ फर्म्स में या कोर्ट्स में या ऐसे एनजीओ में. ओके, वील हैव टू वर्क एक महीना या 4 महीना के लिए. ओके, जब मैं एक लॉ फर्म में इंटर्न कर रही थी, वहां पर एक लड़की डिवोर्स के लिए आई थी. ओके, शी केम फॉर डिवोर्स. और मतलब वो लड़की अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी एंड शी हैड एन अफेयर विद समवन एल्स. ओके, सो it's a case. So she had an affair and she wanted to get married to that guy, the other one, जो एक और अफेयर था ना उसके साथ she wanted to get married. तो इसलिए वो आई थी कि मुझे डिवोर्स चाहिए. लेकिन जो हस्बैंड है he is not ready for divorce, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि कहाँ गलत हुआ है. he was taking care of her really well. ओके, ये वाइफ जो है उसने बताया कि वो मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखता है, लेकिन you know she doesn't like him now. उसका एक छोटा बच्चा है, he is 4 years old. उनका जो बच्चा है, now she wants to get divorced. You know, मैं जो लॉ फर्म में काम कर रही थी, जो हेड है, जो लॉयर है, काफी फेमस है. I don't want to reveal the name, but उन्होंने ये बताया कि put a dowry case on him, क्योंकि आपकी डिवोर्स जो है वो इजीली ग्रांट हो जाएगा. I'm telling you frankly, this is what is happening. मतलब
हमारे पास जो अधिकार है वो बहुत बार मिसयूज हो रहा है. See, now you get easy divorce for sexual harassment or for dowry, for domestic violence, because कोर्ट ये माना जाता है कि जो लड़की है उसे ये सहने की कोई जरूरत नहीं है. शी शुड नॉट हैंडल ऑल दिस. तो इजीली आपको मिल जाएगा जो भी सोल्यूशन. ओके, पर इसी को आप अगर आप एक एडवांटेज मान के अगर ऐसे करेंगे तो इट इज वेरी रॉन्ग. प्रॉब्ली 100% में 25 to 30% women मिसयूज कर रहे हैं. एंड या वी कांट हेल्प, हम कुछ नहीं कर सकते. इसका मतलब हमें ऐसे लॉ को निकाल नहीं सकते क्योंकि ये बहुत सारे वुमेन के लिए बेनिफिट है. अगर हमने बेनिफिट नहीं दिया तो वहां पर भी झगड़ा होगा कि हम एक समान नहीं है, हमारे लिए लॉज नहीं है. अगर इम्प्लीमेंट कर लिया तो दे स्टार्ट मिसयूजिंग. आप सबको मैं ये चीज बताना चाहती हूँ, आपके पास जो भी राइट है जो लीगली आपको दिया हुआ है भारत में, प्लीज डोंट मिसयूज इट. अगर आपके साथ या आपकी सहेली के साथ जो भी हो रहा है, आप कंप्लेंट कीजिए व्हेन इट इज नेसेसरी. मैंने बहुत बार बोला है, अगर एक बार आपके साथ ये हुआ है, डोंट रन टू द कोर्ट, डोंट रन टू द लॉयर्स, ट्राई टू सॉल्व इट एट होम. अपने घर पर ही सॉल्व करने के बारे में सोचिए. आप अपने पति से बात कीजिए, ट्राई टू सॉल्व इट एट होम. जब वो इतना ज्यादा हो जाएगा that you cannot handle, only then go to court, go to lawyers and fight the case. Till then don't go. Try to solve it. ऐसे बार हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, स्पेशली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. ओके, विल ट्राई टू सॉल्व इट एट होम. आप अगर आपके माता पिता है उनको बोलिए, भैया है उनको बोलिए, लेट द एल्डर्स सिट, बात करें, उसके बाद सॉल्व कीजिए. जस्ट वन छोटे छोटे के लिए आपके लॉयर के पास जाना, केस फाइल करना, मुझे ये जो होता है ना, इट्स वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम अगर आप फर्स्ट स्टेप नहीं जाएंगे. व्हेन इट इज सो बिग दैट यू कैन नॉट हैंडल, और आप अपने उतना आपकी जो आप जो सहते हैं ना, एक लिमिट होती है उसकी. अगर वो लिमिट से ज्यादा हो गया ना, then you go to the court, then you fight for your freedom. Misuse नहीं करना है. That's what I tell most of them whom I meet. यस यस, एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि मेरे एक पहचान की है, उनके हस्बैंड शायद इंस्पेक्टर हैं, पुलिस विभाग में है. उसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे की, जब शादी, 2 बेटे हैं उनके, बेटे की शादी की, उनकी बहू शायद 15 या 20 दिन रही है उनके घर में. उसके बाद उन्होंने 45 तोला तो उसको गोल्ड चढ़ाया था. वो बहू पूरा लेके चली गई. उसके बाद वापस नहीं आई. लेने गए तो उसने धमका दिया, बोले मैं तुम सबको जेल करा दूंगी, और तुम्हारे जो अपने ससुर को धमकी दी, बोले मैं तुम्हारी नौकरी दाब दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी. मतलब फिर सोचिए, जब एक पुलिस डिपार्टमेंट के व्यक्ति के साथ ये सब हो सकता है, तो फिर हम आम जनता तो फिर वैसे ही हाथ पैर ढीले हो जाते हैं जब इस टाइप की कोई घटना होती है. यस यस यस. तो ये तो अपने को समझ आता है कि वो लड़की मिसयूज कर रही है, लेकिन बात वही होती है कि कई बार सब जानते परखते हुए भी सामने वाले को सहना पड़ता है और चुप रहना पड़ता है. हाँ, ऐसा सिचुएशन है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं. वही बात ना कि लड़कियां मतलब इतना ज्यादा करने लगी हैं आजकल. वो ये नहीं समझती हैं कि हमें जो कानून में जो हेल्प मिली है वो इसलिए मिली है कि आप परेशान ना हो. लड़कियां उसका फायदा उठा के दूसरों को परेशान करना शुरू कर दी. अभी शायद आपने भी सोशल मीडिया पे एक देखा होगा वीडियो, एक लड़की बीच रोड पे गाड़ी वाले को उसने बहुत पीटा है और बहुत धमकारी, लोग उसको मना कर रहे, मान नहीं रही है. फिर उसके पुराने वीडियोस भी सामने आए हैं कि वो थोड़ी सी साइको टाइप है. मारना पीटना शुरू कर देती है और सिर्फ इस दम पे कि मैं लड़की हूँ तो मुझे कोई टच नहीं कर सकता, मैं केस कर सकती हूँ, कोई मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता.
हाँ हाँ दैट्स द प्रॉब्लम ना, ऐसे कि जब हम एक कंप्लेंट लेके जाते हैं तो इमीडिएटली फाइल करना होगा, इमीडिएटली जो अपोजिट पार्टी है उसको उसके पास जाके इन्वेस्टिगेट करना होगा, इमीडिएट जेल में डालेंगे। तो ये सब जो है ना, हम लोगों को मिसयूज नहीं करना है, हमारी सुरक्षा के लिए ये दिया हुआ है। अगर हम सुरक्षित हैं तो why do you want to just waste time, waste your reputation? ये सब you lose it for yourself. So किसी और को कोई डाउट है? असाइनमेंट क्लियर है ना सभी को? या अभी जो असाइनमेंट 1 है वो वीडियो प्लीज 4 बजे से पहले भेज दीजिए, क्योंकि मुझे एडिटिंग स्टार्ट करना है, ताकि मैं कल सभी को आपकी जो भी वीडियोस है वो मैं दिखा सकती हूँ एक साथ। ओके ओके। ओके और दीपिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी को इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए। और मुझे लगता है कि सभी को सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि आपने इतने अच्छे से समझाया है, हर चीज को एक्सप्लेन किया है आपने। और सबसे बड़ी बात है, सभी ने पिक होके आपसे क्वेश्चन किए हैं, डरा नहीं है कोई कि ये क्वेश्चन पूरा ना करें। ये बहुत अच्छी चीज हुई है। और मुझे लगता है कि ये नॉलेज हर महिला को होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में जरूरी नहीं है कि आपको इस चीज की जरूरत पड़े ही, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ अपने को मालूम नहीं होता कि हमारे पास ये राइट है और हम इसका यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और महिलाएं परेशान होती रहती हैं। हाँ, तो अब इस कोर्स के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है, आप रीच आउट करना चाहते हैं, तो आप सभी के पास मेरे नंबर है, तो यू कैन डेफिनेटली कांटेक्ट मी एनी टाइम। यस, तो मैं जरूर हेल्प करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम बस एक और मुझे आपसे हेल्प है, अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो यस मतलब हस्बैंड की डेथ होने के बाद, वाइफ मतलब कोविड से डेथ होने के बाद ओके वाइफ के लिए क्या क्या मतलब अधिकार होते हैं, क्या कैसे वो बेनिफिट ले सकती है गवर्नमेंट से, उससे कुछ अगर आपके से इन्फॉर्मेशन तो वो अगर आप एक्चुअली ना वो सभी के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब अगर इज द वाइफ वर्किंग, वो वाइफ वर्किंग है? नहीं मैम, वर्किंग नहीं, शॉप है उनकी, तो वो ट्राई टू मैनेज कर रही है, शॉप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल ऐसे कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली हैं, वो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल सकती है, आप मुझे ओके थोड़ा हाँ, मैं क्योंकि मैं इस पर क्लियर नहीं हूँ, लाइक आई एम नॉट श्योर अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, बट मैं चेक करूंगी, जरूर चेक करूंगी, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है अभी तक, तो आई विल जस्ट रीड इट आउट। ओके हाँ मैम, ये इसके बारे में ये है कि आप या जहाँ नगर पालिका नगर निगम है वहाँ पर ये सारी जानकारी आप दे सकती हैं कि उनके हस्बैंड वहाँ डेथ हो गई है कोरोना से, तो आपको सारे बेनिफिट और बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरा खर्चा मिलेगा जब तक उनकी पढ़ाई होती है तब तक। ओके, थैंक यू मैम। जी, आप नगर पालिका या नगर निगम जहाँ पे भी आप हैं वहाँ से सारी फिर आप उसके ले सकती हैं कि इसमें क्या क्या मिलेगा, पूरी पढ़ाई का खर्चा बच्चों के लिए मिलेगा। अच्छा, और कोविड से डेथ होने पर गवर्नमेंट, चाहे हस्बैंड की चाहे वाइफ की, तो किसी को भी हो तो उनको पूरा मिलेगा उसका। 4 लाख रुपए तो वैसे भी मुआवजा मिल नहीं रहा है कोविड वालों को, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पे भी पूरा है। हाँ वो भी पूरा है। थैंक यू, मुझे ये नहीं पता था, यू नो यू पीपल आर एजुकेटिंग मी। क्या है कि हम लोग के विभाग से ये निकला था कि जिनके पेरेंट्स की मतलब कुछ ऐसी डेथ हो गई हो तो उनकी एक सूची बना के हम लोगों को सबमिट करनी थी। तो कुछ डिपार्टमेंट से हुए थे कि जो हम लोगों ने नगर पालिका में दी थी और अपने विभाग में भी सबमिट की थी, तो उसको करने भी लगा है, तो इस वजह से ये जानकारी थी, तो मैम ने ये पूछा अनुराधा मैम ने, तो फिर मैंने तुरंत बताया कि हाँ ये सारी चीजें
है उपलब्ध, और वहाँ जाके आप जानकारी ले सकते हो, फॉर्म भी सबमिट कर सकते हो आप। सारा मिल जाएगा। Okay, very nice. दीपिका, कल एग्जाम का टाइम इज व्हाट टाइम? It's at 2 o'clock. अच्छा, द सेम टाइम. Yeah, it's the same time. Probably we'll be explaining about the exam. We'll just ask you to join an hour before so that we'll just show you a demo on how do you do the paper. आपको 1 घंटे पहले आपको मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगा सभी को. We'll just show you कि आपको एग्जाम कैसे करनी है. अगर आपके पास कोई डाउट है इनके जो भी टॉपिक्स हैं तो आपको वहाँ पर आप पूछ सकते हैं. So we'll have one small meeting एग्जाम से पहले. We'll tell everything there. Okay. मैम ये पूछ रहे थे मतलब एग्जाम के पहले 1 बजे अटेंड करनी पड़ेगी पहले? आपको 1 बजे पहले अटेंड करना पड़ेगा. पर हम लोगों की ना ड्यूटी चल रही है अभी वैक्सीनेशन में, तो हम लोग से पहले ही फ्री नहीं होंगे. कल सैटरडे है तो कल वैक्सीनेशन का डे रहता है, फ्राइडे को ऑफ रहता है, तो आज तो हमने अटेंड कर लिया और एग्जाम कल थोड़ा सा इसलिए पूछ रहे थे. ओके. सविता मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्योंकि आपका वैक्सीनेशन में है. जैसे हम लोगों को कोविशील्ड लगी थी वैक्सीन, और उसके बाद कोविड हुआ था, तो 90 डेज तो कंप्लीट हो चुके हैं और 100 डेज कंप्लीट हो चुके हैं. तो अब हमें वैक्सीनेशन कब तक करवा लेना चाहिए? अभी तो आप कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. नहीं, चूंकि मैंने सेंटर में मालूम किया तो उन्होंने बोला 90 डेज कंप्लीट होने के बाद ही वैक्सीनेशन होगा. नहीं मैम, ऐसा तो नहीं रूल्स अभी, पर क्या है कि किसी ने 60 डे में भी मतलब हो गए हैं और लगवा भी ली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. अभी तो फिलहाल प्रेग्नेंट लेडीज भी पहले नहीं था अलाउ, पर अब उनके लिए अलाउ हो गया है. नहीं, लेकिन हमारे यहाँ के सेंटर पर ना 90 डेज कम में लगा ही नहीं रहे थे, तो सभी को लगा दिया, मतलब कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं. उन्हें बताया कि पॉजिटिव थे, इतने डे कम रह गए हैं, तो उन्हें बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ऐसा भी हो सकता है कि वैक्सीन कम होने के कारण उन्होंने ये कर दिया. हाँ, क्योंकि वैक्सीन, चूंकि क्या मैं इंदौर से हूँ, अब यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, उतनी वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है कि इसलिए उन्होंने कर दिया हो कि 90 डेज बाद ही लगाएंगे. इसलिए हो गया होगा. बट हमारी छोटी सिस्टर को भी हो गया था, पर उसके 90 डे से कम ही थे, पर वो लगवा के आ गई. मतलब अब हम लगवा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं. ओके ओके, थैंक यू. अंजना, हम क्लोज कर देंगे. ओके, ठीक है. तो कल आप लोग थोड़ा क्लास के पहले टाइम में ज्वाइन कर लीजिए, तो जिसके जो भी क्वेश्चन हो वो सॉल्व कर देगी दीपिका. और फिक्स 2 बजे अपना एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो उसके पहले से ही ज्वाइन कर ले, ताकि एट अ टाइम कोई नेट का इशू या कोई और प्रॉब्लम ना हो. और ये दीपिका एक डेमो भी दिखाएगी कि आपको एग्जाम कैसे कंप्लीट करना है. ठीक है, तो थोड़ा सा कल आप लोगों को बिफोर टाइम अपने आप को फ्री करना पड़ेगा, और फिर मिलते हैं कल सभी से. ओके ओके, और कोई कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप पे पूछ सकते हैं. अगर कोई और मन में डाउट है तो आप ग्रुप पे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, है ना, कल के पहले में. ठीक है, ओके ओके, बाय. बाय बाय. Thank you.